बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका की दादी एक चोर को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, कैसे वह चोरी छोड़कर खेती बाड़ी करने लगता है। आगे उन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर उनके नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन लोग जश्न मनाने के लिए, आज़ादी की खुशी मनाने के लिए इंडिया गेट पर एकत्रित हो रहे थे। घर के सब लोग जा रहे थे, लेखिका भी जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो बीमार थी, उन्हें टाइफाइड हो गई थी। टाइफाइड का इतना अच्छा इलाज उस समय नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे जानलेवा बीमारी कहा है। डॉक्टर चूँकि उनके बहुत करीबी थे, करीबी आप यूँ कहें कि उनके नाना जी के मित्र थे, तो उनसे भी बढ़कर थे। इसीलिए उनकी बात को न लेखिका टाल सकी, न उनके पिताजी। ऐसे तो उनके पिताजी किसी से भी लड़ जाते थे, लेकिन नाना जी के मित्र के सामने लेखिका के पिताजी की न चली और वे चुप हो गए। लेखिका कहती है, मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। वे लगातार रो रही थीं। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? वे बताती हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो अपनी गुड़िया के टूट जाने पर जिस प्रकार रोया होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा वो रो रही थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। डॉक्टर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? उन्हें क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? इस बात को समझने की उम्र नहीं थी उनकी, ना ही गुड़िया से खेलने की उम्र रही थी। इसीलिए वो दोनों में से किसी चीज़ से भी मानने को तैयार नहीं थी। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामज़ोव उपन्यास पकड़ा दिया, जो कि एक रूसी प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार दास्तोवस्की की है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक अर्थात मानसिक रोग कह लीजिए, जिसे आप कीड़ा के, हम लोग असाधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि किताबी कीड़ा है, बहुत किताबें पढ़ता है, इस रोगी है, ये बहुत किताब पढ़ता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैं भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। लेखिका को क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक था, इसलिए उस किताब में इस कदर गुम हो गई, इस कदर पढ़ने लगी कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि वो किस बात के लिए रो रही थी। उन्हें दोबारा रोने का मौका भी नहीं लगा। उस वक्त ब्रदर्स कारामज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए। लेखिका कहती है कि तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी और पता नहीं क्यों पिताजी ने मुझे इतनी भारी भरकम वजन से नहीं, समझने में भारी भरकम उपन्यास उतनी छोटी उम्र में दे दी थी। उन्होंने कई बार उस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन उन्हें आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि सारे पाठ उसके आपस में गड़मड़ हो गए। मतलब इसके पात्र उसमें, उसके पात्र उसमें, वो समझ नहीं पा रही थी किसी भी पाठ को। कितना पहली बार पल्ला पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। मैं जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास में के कई अंश। लेखिका के ऊपर जो बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं,
उससे संबंधित एक पाठ जो उस उपन्यास में ब्रदर्स कारामाज़ोव उपन्यास में थी, उन्होंने बचपन में जो पढ़ी थी, उसकी छाप उनके मन में इस कदर थी कि जब वे बड़ी हो गई तब भी उसकी छाप उस मन पर रही और आजीवन रही। यही कारण था कि उन्होंने अपने कुछ रचनाओं में, जैसे जादू, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियों में तथा कठगुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी उसकी छाप देखने को मिलती है। बच्चों पर हो रहे अत्याचार की छाप देखने को मिलती है। आगे है, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरे चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार नहीं किए रहीं। लेखिका कहती हैं कि माँ जी की मन्नत अर्थात दादी की मन्नत के कारण हम चारों बहनों में कभी लड़कियों को लेकर, लड़कियां जो हीन भावना की शिकार हो जाती हैं, अर्थात लड़कों को घर में काम काज नहीं करने दिया जाता और लड़कियों से करवाया जाता है कि तुमको तो ये सीखना ही चाहिए, करना ही चाहिए, तुम्हारा यही काम है, बड़े होकर यही करना होगा, चूल्हा चौका। इन सब भावनाओं से ये लोग दूर रहें, क्योंकि इस तरह का माहौल उनके घर में नहीं था। और परंपरा अनुसार, वंश परंपरा अनुसार जिस प्रकार उनकी दादी, नानी, परदादी ये सब परंपरा से अलग, कुछ अलग करने के कारण लीक से हट गई, रास्ते से, जो रास्ता परंपरावादी स्त्रियों के लिए बनाया गया उससे अलग कुछ कर दिया, उससे भी इनकार न कर सकी। अर्थात ये सब बहनें लेखन कार्य में चली गई। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन पति का ग्रहण करने पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी, घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। इन पंक्तियों में यह बताया जा रहा है कि नारियों पर हो रहे अत्याचार के कारण जो बाद में जिन नारियों ने समाज अपनी अलग पहचान बनाई और अलग अपने लिए रास्ता तय किया, उन नारियों में से कुछ स्त्रियों ने अपना नारीवाद आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत शादी के बाद उन्होंने अपना नाम न बदलने का रिवाज चलाया। अर्थात आप जानते हैं कि लड़कियों की शादी जब होती है, स्त्रियों की शादी होती है, तो उसके बाद पति का नाम उनके नाम से जुड़ जाता है। लेकिन कई ऐसी लेखिकाएं थीं जिन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया था, साथ ही साथ उन्होंने अपना नाम परिवर्तन नहीं किया था। लेखिका कहती हैं कि हम लोगों ने नाम परिवर्तन कर लिया था, इसीलिए सब हमसे पूछा करते थे कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम लोग पोंगापंथी, मतलब पुरानी दकियानुसी विचारों को क्यों मानते हो, इतनी घर घुस्सू क्यों हो, मतलब घर में ही घुसे रहना, मतलब घर की परंपराओं और इन सब चीज़ों को मानना तुम्हारे लिए कैसे मुमकिन हो सका, नाम क्यों बदला तुम लोगों ने? इसका लेकिन लेखिका के पास कोई ढंग का जवाब नहीं था। वे लोगों ने, जिन लोगों ने ये सब प्रश्न पूछे, उन्होंने मन्नू भंडारी का हवाला दिया। मन्नू भंडारी भी बहुत अच्छी लेखिका हैं हिंदी की, जिन्होंने अपना नाम परिवर्तन नहीं किया था। लेखिका आगे कहती हैं कि पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। वे कहती हैं कि नाम में आगे पीछे कुछ जोड़ देने से या घटा देने से व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर आप जोड़ेंगे तब भी आप वही रहेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व वैसा है, और न जोड़ेंगे तब भी आप वही रहेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व की पहचान नाम से नहीं की जा सकती। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी को 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती,
उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, लेखन से अर्थात किताबें, कहानियाँ, पुस्तकें लिखना। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर भी हिंदी के हवाले। जितने भी उनके घर में हुए जितने भी ये लोग भाई बहन थे, उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने ही लेखन कार्य नहीं किया, बाकी सब लिखते थे। लेकिन अचला जो है वो अंग्रेजी में लिखती थी और बाकी जितने भाई बहन इनके लेखक हैं वे सब हिंदी में लेखन कार्य करते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। लेखिका कहती हैं कि हम 4 भाई बहनें लिखते थे और पूरा खानदान मिलकर हमारी पुस्तकें पढ़ता था, लेकिन उनके ससुराल में उनकी पुस्तकें कोई नहीं पढ़ता था। उस समय तो उन्हें बहुत ख़राब लगता था, लेकिन बाद में समझ आया कि अच्छा है कि लोग नहीं पढ़ते, नहीं तो बाकी जितने भी बाहर के जो उनके पढ़ने वाले लोग हैं, जो उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, पाठक हैं, वे तो आलोचनाएं करते ही हैं और उनका जवाब उन्हें देना ही पड़ता होगा। यदि घर में भी लोग आलोचनाएं करना शुरू कर देंगे तो उन्हें घर में भी 2-4 करना पड़ेगा, मतलब उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा।